हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिटीज़नशिप। पार्ट 2 सिटीज़नशिप में आर्टिकल नंबर 5 से शुरू होंगे और 11 पे ख़त्म होंगे। तो वन बाय वन देखते हैं सिटीज़नशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं। सिटीज़नशिप एक तरह का एक्सक्लूसिव राइट है जो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर लोग हैं उनको हमने दिया था ऑन द इम्प्लीमेंटेशन से भी पहले ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। तो 1949 को हमने आधी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की शुरू कर दी थी, उसमें से एक सिटीज़नशिप भी था। ठीक है, कुछ राइट्स हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी रेगुलेशंस हैं जो पार्लियामेंट देगी सिर्फ अपने सिटीज़न ऑफ इंडिया को, जो सिटीज़न होंगे इंडिया के। तो पहले तो इसके लिए हमें आर्टिकल समझने पड़ेंगे। आर्टिकल से भी पहले रेजिडेंट कौन होता है, क्योंकि रेजिडेंट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। न्यूज़पेपर्स में आप ज़्यादातर टर्म सुनोगे, जैसे एक सुनी होगी आपने असाइलम सीकर। डंकी रूट मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें क्या हुआ, जब इंडिया से डंकी रूट के थ्रू वो यूके पहुंच जाते हैं तो यूके में उनसे पूछा गया कि आप एक्सेप्ट करते हो कि आप इंडिया में सेफ़ नहीं हो और यहाँ पे असाइलम सीक करना चाहते हो। तो असाइलम सीकर वो पर्सन होते हैं जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन सीक करते हैं किसी दूसरी कंट्री में जाके। तो रिफ्यूजी का स्टेटस इनका अभी डिटरमाइन नहीं होता, ये पक्का पता नहीं होता कि इंडिया में सच में ये सेफ़ नहीं थे, तो वो चीज़ हमें पता नहीं होती अभी तक। तो असाइलम सीकर कौन हुए, ऐसे लोग जो कहाँ गए हैं, दूसरी कंट्री में गए हैं और वहाँ की सिटीज़नशिप अटेन करने के लिए वो कह देते हैं कि हम अपनी कंट्री में सेफ़ नहीं हैं, इसलिए आपकी कंट्री में हमें शरण चाहिए। तो दैट इज़ द असाइलम सीकर। अब इसी की तरह एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इमाइग्रेंट्स। इमाइग्रेंट्स जो होते हैं, जैसे मान लो ये इंडिया है और साथ में आप देखोगे दिस इज़ द नॉर्थ ईस्ट, ये आ गया म्यांमार वाला एरिया है। म्यांमार के अलावा यहाँ पे है सिंगापुर। सिंगापुर को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, इंडिया से कोई गया सिंगापुर, किसके ऊपर, वीज़ा के ऊपर। किस पर्पस से, स्टडी के पर्पस से हो सकता है, जॉब के पर्पस से हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से वो सिंगापुर जा रहे हैं। तो सिंगापुर के लिए वो इंडियन सिटीज़न किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ इमाइग्रेंट। इमाइग्रेंट होता है ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री के अंदर गया, तो दूसरी कंट्री के लिए वो क्या बन गया, इमाइग्रेंट। इम मतलब इन, हमारी कंट्री में कोई आया फॉरेन कंट्री का, और इंडिया से ये पर्सन क्या बन गया, इमाइग्रेंट, यानी कि इंडिया को इसने एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो इमाइग्रेंट और इमाइग्रेंट, इमाइग्रेंट जिस कंट्री में वो पर्सन रिलोकेट करेगा। इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा डिसाइड करते हैं इमाइग्रेशन। फॉर एग्जांपल, अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं लोग, फॉर द अमेरिकन ड्रीम, बेटर लाइफस्टाइल इंडिया के कंपैरिजन में, तो इसी वजह से इमाइग्रेशन शो करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से चले जाते हैं बाहर। इसके अलावा एक टर्म आपको देखने को मिल जाएगी, दैट इज़ एलियंस। एलियन जो होता है ये वो पर्सन होता है फ्रॉम द फॉरेन कंट्री जो होस्ट कंट्री का सिटीज़न नहीं होता। एलियंस के पास वीज़ा होना चाहिए या तो वर्क परमिट होना चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करी जा सके जो होस्ट कंट्री होगी। होस्ट कंट्री मतलब जिसमें ये लोग आए हैं। फिर आते हैं रिफ्यूजीज़। रिफ्यूजीज़ क्या होते हैं, उनकी कंट्री में कुछ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रखे होते हैं तो वो साइड वाली कंट्रीज़ में आना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है कंट्री ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में कितनी ज़्यादा एट्रोसिटी थी बिफोर 1971। तो पहले ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था ना, तो ईस्ट पाकिस्तान होने की था ये, और जो वेस्ट पाकिस्तान थे वो अपने यहाँ पे एट्रोसिटी कॉज कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश को इंडिया की हेल्प से तो लिबरेट करवाया गया था ऑन 16 ऑफ दिसंबर 1971। तो ऐसे लोग जिनकी कंट्री के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, वो उनको डर बैठ चुका है कि हम अपनी कंट्री के अंदर सेफ नहीं है। यहाँ पे अब सच में ही रीज़न होगा, जैसे असाइलम सीकर में क्या बोला कि रिफ्यूजी का स्टेटस पक्का नहीं है, अभी कोई ये श्योरिटी नहीं है कि इंडिया में इनके साथ सच में ही एट्रॉसिटी हो रही है, वो चीज़ अभी श्योर नहीं है। पर रिफ्यूजी के केस में वो चीज़ श्योर है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल रही है रेगुलरली कि वहाँ पे एट्रॉसिटी हो रही है। सेम म्यांमार में देखोगे आप, मिलिट्री कू जब लगा तो यहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुए जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर वाले हिस्से में यहाँ से रिफ्यूजी आना शुरू हो गए। तो रिफ्यूजी जो होते हैं ये वॉर को एस्केप करते हैं। हो सकता है वहाँ पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ हो जिसकी वजह से इकॉनमी ठप होगी, रहने के लिए जगह नहीं बची, तो साइड की कंट्रीज़ में आना शुरू कर देते हैं। वॉर हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो सकता है, या फिर जेल ना हो उस कंट्री में, अपनी कंट्री के अंदर, इस वजह से भी लोग कंट्री को छोड़ देते हैं और प्रोटेक्शन सीक कर लेते हैं इन अनदर कंट्री।
और सिटीज़न कौन होते हैं? तो जिनको कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिल रखे होते हैं, प्रिविलेजेस मिल रखे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट में यहाँ पे कौन प्रोवाइड करती है स्पेसिफिकली? तो पार्लियामेंट करेगी। और सिटीज़न की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंट्री के प्रति जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करे। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, ऑल्दो दे अपीयर सिमिलर, जैसे एलियन, रेफ्यूजी और इमाइग्रेंट, असाइलम सीकर और साथ में सिटीज़न। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, न्यूज़पेपर में कॉन्टिन्यूटी में बनती हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक आ जाएंगे। और कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट जिस दिन अडॉप्ट इनेक्ट हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949 को ही ये स्टार्ट कर दिया गया था। सिटीजनशिप केम इनटू इफेक्ट ऑन नवंबर 26, 1949। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या डिस्क्राइब करता है, कौन सिटीज़न होगा इंडिया का, वो सारे फीचर्स आपको पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। और कब से मिले थे हमें? तो जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन होगी थी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये फीचर्स आगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 कहता है कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तो यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी लोगों को। तो सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बात हो रही है आपकी जनवरी 26, 1950। ये आर्टिकल अब थोड़ी है यूज़ में, 1950 में मिल गई थी हमारे पूर्वजों को जो सिटीजनशिप थी। तो आपने इतना ही याद रखना है, जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन हुई थी पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसके तहत जब लोगों को सिटीजनशिप दी गई थी वो किसके आर्टिकल के तहत दी गई थी? आर्टिकल नंबर 5। फिर आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में लाया गया परमिट रूल। परमिट रूल में एक डेट सेट कर दी, इसको समझो ध्यान से। परमिट रूल लाया गया और परमिट रूल की एक तारीख डिसाइड कर दी गई थी 19 जुलाई 1948। और कंडीशन क्या लगा दी इस परमिट रूल की कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से कहाँ आए हैं? इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, क्योंकि माइग्रेशंस चल रही हैं, वहाँ पे पार्टीशन हो रखा है 1947 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो एक डेट सेट कर दी, दैट इज़ 19 जुलाई 1948, अगले साल। और बोला कि ऐसे सिटीज़न जो कहाँ से आ रखे हैं, फ्रॉम द पाकिस्तान टू इंडिया, अगर तो इस 19 जुलाई 1948 के पहले आगे थे, अगर तो पहले आगे थे तो इनको कोई भी डॉक्यूमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया में आके सिटीजनशिप दे दी जाएगी। पर जो 19 जुलाई 1948 के बाद में आए हैं, आफ्टर आए हैं, उनको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो करने पड़ेंगे। उनको यहाँ पे लगभग 6 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा कि आप आराम से डिसाइड कर लो वेदर यू वांट टू स्टे इन इंडिया और नॉट। एक बार डिसाइड कर लो, उसी के बाद आपको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। तो आर्टिकल 6 में कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से आए थे वापस इंडिया में, परमिट रूल लाया गया जिसके तहत एक डेट सेट कर दी 19 जुलाई 1948 और बोल दिया जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे इंडिया के अंदर, उनको तो नॉर्मली सिटीजनशिप दे दी गई, स्टे नहीं करना पड़ा, आराम से दे दी गई। पर जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद में आए थे उनको बोला कि आप 6 महीने के लिए पहले रुकेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे वेदर यू वांट टू स्टे हियर, और गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से डिसाइड करेगी कि आपको यहाँ पे रखना है या नहीं रखना है। तो दिस इज़ द आर्टिकल नंबर 6। तो माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब आर्टिकल 7, कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले इंडिया से गए पाकिस्तान, फिर दोबारा पाकिस्तान से वापस आ गए इंडिया, तो चेन थोड़ी लंबी है। तो आर्टिकल 7 के तहत जो डेट थी, आर्टिकल 7 के तहत जो डेट थी उसको फिक्स कर दिया गया 1 मार्च 1947। एक डेट सेट कर दी गई 1 मार्च 1947। अब जो लोग इससे पहले क्या कर चुके थे, इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आए थे, उनको बोल दिया कि आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया के सिटीज़न हैं अगर आप 1 मार्च 1947 से पहले ही आ गए थे, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले की बात यहाँ पे करी गई थी। पर अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद में आए हो तो उस केस में आपको अगेन इंडिया के अंदर थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आप यहाँ पे रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, फिर गवर्नमेंट भी उस हिसाब से आपको सिटीजनशिप यहाँ पे अलॉट कर देगी। तो दिस वाज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 6 में क्या हुआ, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आए, डेट रख दी थी 19 जुलाई 1948, पर वहीं पे आर्टिकल नंबर 7 में क्या बोल दिया गया, 1 मार्च 1947 डेट रख दी गई। और ऐसे लोग जो पहले इंडिया से पाकिस्तान गए थे क्योंकि पार्टीशन होना था और फिर पाकिस्तान से इंडिया आए थे, वो लोग इसमें आगे आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। फिर आता है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल 8 बात करता है अबाउट द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। मतलब यहाँ पे बात करी जा रही है NRI वगैरह की।
जो बाहर चले गए हैं, किस पर्पस से गए हैं, एजुकेशन के पर्पस से गए हैं, जॉब के पर्पस से गए हैं, या फिर मैरिज के पर्पस से गए हैं, कोई पर्सनल रीज़न है, टूरिस्ट बन के गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, वो सब किसके अंडर आते हैं, आर्टिकल 8 कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो इंडिया के अंदर सेफ है जस्ट बिकॉज आप थोड़े ही टाइम के लिए फॉरेन कंट्री के अंदर गए हो। पर अगर उस पर्सन को बनता है कि मेरा वीज़ा तो एक्सटेंड कर रहा है, मैं यहाँ पे और टाइम के लिए रुक जाता हूँ, हो सकता है वो वहीं की सिटीजनशिप अगर एक्वायर कर ले, तो उसमें फिर आता है आर्टिकल 9। अगर आपने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है, एक तो आप त्याग सकते हो, अदरवाइज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो तो आपकी जो सिटीजनशिप है उसको खारिज कर ही देगी इंडिया के अंदर। तो आर्टिकल 9 में बोला गया कि अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। तो दिस इज़ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल नंबर 9। फिर आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में बोला गया है कि हम सभी सिटीजनशिप की, सभी लोगों के जो सिटीजनशिप है उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट एश्योर करती है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीज़न, उनकी सिटीजनशिप को, उनके जो रूल्स मिले हैं, रेगुलेशंस हैं, जो राइट्स मिले हैं लोगों को, वो सारे अलॉट करे जाएंगे। पर अगर कोई इंडिया के अंदर वायलेशन करता है तो फिर उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 11। अब आपने ऊपर नोटिस किया होगा, जैसे आर्टिकल 6 की जब हमने बात करी, आर्टिकल 5 तो जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन की 26 ऑफ जैन 1950 की बात करी। फिर आर्टिकल 6 में कौन सी डेट सेट कर दी हमने, 19 ऑफ जुलाई 1948 सेट कर दी। और फिर आया आर्टिकल नंबर 7 जिसमें डेट सेट करी थी 1 मार्च 1947। तो ये तो पास्ट की बातें हैं सारी, ये आज के हिसाब से कोई रेलिवेंस नहीं रखते। ठीक है, तो इस केस में आर्टिकल 11 ऐड करा गया था। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर कोई भी चेंजेस आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 11 एम्पावर करता है किसको, हमारी पार्लियामेंट को, कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप। तो जैसे आपका एक सिटीजनशिप एक्ट आया था, ईयर था 1955, तो ये किसके अंडर बना था, इट बिकेम अंडर आर्टिकल नंबर 11, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर मिल रखी है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बन गया था। सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि सिटीजनशिप किन क्राइटेरिया के बेसिस पे ख़त्म हो सकती है, आप खो सकते हो अपनी सिटीजनशिप। पहला तो आता है बाय रिनोसिएशन, जो आपने पढ़ा आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हो तो इंडिया की एक तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, और अगर आप चालाक बनने की ट्राई कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पूरा चेक रखती है कि अच्छा इसको तो बहुत टाइम हो गया बाहर निकले हुए और दूसरे कंट्री के अंदर सिटीजनशिप भी ले ली है, तो आप फिर उस सिटीजनशिप को होल्ड नहीं कर सकते। तो रिनोसिएशन यानी कि त्याग कर दी यहाँ पे सिटीजनशिप। बाय टर्मिनेशन ये तब होती है अगर जो दूसरी कंट्री है उनको रख लेता है जस्ट बिकॉज इकोनॉमिकली वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश हैं, तो यहाँ पे टर्मिनेशन भी कर सकता है। सिटीज़न ने खुद ही मना कर दिया कि हम जो हैं वो दूसरी कंट्री के सिटीज़न बन चुके हैं। बाय डेप्रीवेशन, इसमें क्या होता है, अगर फ्रॉडुलेंट मीन से आपने सिटीजनशिप अटेन करी, कोई बाहर से आया और फ्रॉड तरीके से, जैसे इंडिया के अंदर 11 साल का प्रोविज़न था, और या फिर 7 साल से लेके 11 साल का प्रोविज़न आता है, ज़्यादातर 11 होता है और 7 भी होता है अगर आप वेल फ्लरिश कर रहे हो, टैक्स वगैरह टाइमली पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो उस केस में आपको जल्दी भी मिल जाती है। पर इन केस अगर फ्रॉड करके आप सिटीजनशिप अटेन कर लेते हो तो उस केस में आपको सिटीजनशिप अलॉट नहीं होती और कंपल्सरी टर्मिनेशन हो जाता है उस सिटीजनशिप का। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती करते हो, डिसलॉयल होते हो, तो उस केस में भी सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। अनलॉफुल तरीके से आप ट्रेड कर रहे हो, चीज़ों को खरीद रहे हो, बेच रहे हो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, और अपनी जो इंडिया की एनिमी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ आप सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते, उनको आप इंडिया की इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हो, तो उस केस में आपकी सिटीजनशिप रद्द हो सकती है। आप इंडिया से 7 साल के लिए बाहर रहे कॉन्टीन्यूटी में और आपने इंडिया के अंदर बताया नहीं, उस केस में भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजनशिप रिमूव हो जाएगी। उसके बाद विद इन 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। आप बाहर किसी कंट्री में जेल में थे फॉर 2 years, पर आपने बताया नहीं, बाद में पता चल जाता है, तो उस केस में भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे हम सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी कि अगर आप बाहर से आए हो इंडिया के अंदर तो आप कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो। लॉस तो हमने देख लिया, रिनोसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। एक्विजिशन कैसे कैसे करोगे, तो ये 5 पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे एक्विजिशन होती है सिटीजनशिप की, उसको देखेंगे, पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो, टू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।